OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE and to the another session of Structure of Atoms. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में। पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, जो कि बोर ने दिया था। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो क्योंकि हमें पता है कि डिस्कवरी जो हुई थी वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की हुई थी, और एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई और किसने की। तो सबसे पहले जानते हैं कि न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की। तो वो साइंटिस्ट थे जेम्स चैडविक। उनका क्या नाम था? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। अब उन्होंने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की कैसे, आइए समझते हैं। उन्होंने जो है अल्फा पार्टिकल्स को, ठीक है, एक सोर्स था अल्फा पार्टिकल्स का, तो अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया ओवर द लाइटर एलिमेंट, या कह ले जो हल्का कम एटॉमिक मास और कम एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट जो था बेरिलियम, उस पे जो है उन्होंने इसको बम्बार्ड कराया, और उसके बाद जो है एक लेयर लगाई थी पैराफिन वैक्स की। ठीक है, अब जब ये बम्बार्डमेंट हुआ, ठीक है, तो उन्होंने देखा जब अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो बेरिलियम पर बम्बार्ड किए और फिर पैराफिन वैक्स से होकर निकले, तो उन्होंने देखा देयर वर सम पार्टिकल्स जो बाहर निकल रहे थे। ठीक है, ये कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो इस बम्बार्डमेंट के बाद एटम से बाहर आ गए। ठीक है, ये बेरिलियम के एटम की शीट थी ना, मतलब ये अगर बेरिलियम एलिमेंट है तो वो एटम से बना है, यानी कि बेरिलियम एटम से जो है कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो बाहर आ रहे थे। अब ये पार्टिकल्स जो थे ये क्या थे? ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, तब इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी को, ये जो पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, ये जो पार्टिकल्स बाहर निकले, इनको चेक किया गया, कंपेयर किया गया विद इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो ये जाना गया कि इन पे कोई चार्ज नहीं है। ये जो पार्टिकल्स आए तो इन पार्टिकल्स पे कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, जब हमने कंपेयर किया इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पर इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह लीजिए, या इन पार्टिकल्स को जब चेक किया गया, जब इन पर वो किया गया एक्सपेरिमेंट और किया गया, देखा गया कि ये कौन से पार्टिकल्स निकले हैं, तब ये समझ में आया कि इन पे कोई चार्ज नहीं है। दैट मीन्स दे आर न्यूट्रल। कैसे हैं ये? न्यूट्रल है। ठीक है, फिर जब हमने इनके मास के बारे में देखा, ठीक है, इनके मास के बारे में जब हमने देखा, हमने वे करके देखा कि इनका मास कैसा है, तो मास जो है दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, मास ऑफ दीज पार्टिकल्स, ठीक है, लेट इट बी n, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, तो अब इनको नाम दिया गया क्योंकि दे आर न्यूट्रल, इन पे कोई चार्ज नहीं था, इसलिए इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रल से नाम पड़ा इनका न्यूट्रॉन्स। और ये भी देखा गया कि दैट न्यूट्रॉन्स रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, ये भी हमें पता चला कि न्यूट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? एटम के न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिफाइड मास। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितना होगा? 1 यूनिफाइड मास। ठीक है, तो अब हमें एक ऐसा पार्टिकल मिल गया दैट हैज नो चार्ज बट हैज मास। ठीक है, तो अब न्यूट्रॉन्स कैसे पार्टिकल्स हैं? अगर हम न्यूट्रॉन्स की डेफिनेशन देना चाहें तो क्या होगा? दैट न्यूट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स that have no charge or that has no charge but has mass। ठीक है,
So this can be the definition of neutrons, that neutrons are the subatomic particles. क्यों? क्योंकि एटम का ही तो एक पार्टिकल है, तो न्यूट्रॉन्स आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता है, दैट हैज नो चार्ज, उनके पास कोई चार्ज नहीं है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बट हैज मास, ठीक है, बट हैज मास, ठीक है, तो इनके पास कोई चार्ज नहीं, और मास भी कितना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चल गया, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम बना के देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें पहले से पता था कि ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं, ये हमें पहले ही रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम से पता चल गया था। अब जो जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी की उससे हमें ये भी पता चल गया कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, ठीक है। और हमें क्या पता चला था, ड्यू टू द बोर मॉडल ऑफ एन एटम एंड रदरफोर्ड्स, तो ये हमें पता चला कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, दैट इज नोन एज एनर्जी शेल्स, ठीक है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो नाउ दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसमें जो है ये सेकेंड शेल है, तो कितना, फर्स्ट शेल में मैंने आपको बताया था 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। नाउ दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, कि अब हमें ये पता है पहली चीज क्या, कि एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हैज अ नेगेटिव चार्ज ऑन देम, प्रोटॉन्स हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन देम एंड न्यूट्रॉन्स हैज नो चार्ज एट ऑल, ठीक है। प्लस और क्या पता चला हमें कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में रिसाइड करते हैं, एटम के बीच में रिसाइड करते हैं, ठीक है। और क्या पता चला, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमते हैं जिनको हम एनर्जी शेल्स कहते हैं। और क्या पता चला हमें कि एनर्जी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करने की एक लिमिट होती है एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय अ फॉर्मूला दैट इज 2n², ठीक है। ये सारी चीजें हमें पता चली। अब क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल अगर हम एक बार रिवाइज करें तो उन्होंने कहा था कि जो एटम है वो पेरिफेरल रीजन, मतलब बाहर के रीजन से ऑलमोस्ट खाली है, ठीक है, और बस जो है इलेक्ट्रॉन्स ही रिवॉल्व करते हैं, अदरवाइज वो वैसे खाली है। जो भी उसका मास, जो भी उसका चार्ज है वो सेंट्रली लोकेटेड है। तो अब हमें ये पता चलता है कि पहली चीज हमें ये पता चल गई कि एटम में अगर कोई मास है, ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि मास ऑफ एटम जो होता है वो हमेशा इज सेंट्रली लोकेटेड, ठीक है, हम वो हमेशा सेंट्रली लोकेटेड होता है, ठीक है, ये चीज हमें पता चल गई। और हमें ये भी पता है कि प्रोटॉन्स का भी मास है और न्यूट्रॉन्स का भी मास है, ठीक है, प्रोटॉन्स का भी मास है और न्यूट्रॉन्स का भी मास है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें पूरे एटम का मास को ऐड करना हो तो हम प्रोटॉन्स का मास और न्यूट्रॉन्स का मास ही ऐड करेंगे। अब आप पूछेंगे कि मैम इलेक्ट्रॉन्स का मास नहीं होता है क्या? तो इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है होता है, बट दैट इज वेरी वेरी स्मॉल इन यूनिट्स और स्मॉल इन नंबर्स, दैट इट इज नेग्लिजिबल, ठीक है। अगर हम प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स के मास को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो इतना कम है दैट इज नेग्लिजिबल। तो हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का कोई एज सच मास नहीं होता है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड, इट इज वेरी वेरी स्मॉल एंड वेरी वेरी लाइट इन वेट। सो हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मास नहीं है। तो बचा क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ हैव मास and only proton has a positive charge, neutron does not have any charge, ठीक है। तो अगर हमें एटम का मास कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जाहिर सी बात है, जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे उसी का मास जो है वो कैलकुलेट होगा। इलेक्ट्रॉन्स का मास कुछ है नहीं, बचे क्या? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए अब हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया? एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करेंगे
मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि क्यों मास ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स है। मास ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इसलिए है बिकॉज in the whole atom only protons and neutrons have some mass that can be calculated। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या यूं कह लीजिए कि इतना कम है कि हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसको नहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो एज सच कोई हार्म नहीं है। तो हमें इस पूरे उससे ये समझ में आया कि जो भी हमारा मास है दैट इज सेंट्रली लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। तो मास ऑफ एटॉमिक मास यानी कि मास ऑफ एटम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो मास ऑफ प्रोटॉन है और मास ऑफ न्यूट्रॉन है उन्हीं को ऐड करके हमें हमारा एटम का मास मिल जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेग्लिजिबल इन मास होते हैं एंड दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट ऑर्बिट और इन एन एनर्जी शेल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हम एक और बार आपको एक क्विक रिविजन दें तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के केस में अल्फा पार्टिकल्स वर बम्बार्डेड विद बेरिलियम एंड पैराफिन वैक्स एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट सम ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो बाहर निकल के आ गए थे। जब उनको कंपेयर किया गया विद अदर नोन सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट दिस न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैज नो चार्ज बट हैज मास, ठीक है। तो नो चार्ज मीन्स न्यूट्रल, सो नाम पड़ा न्यूट्रॉन्स। It has mass and what is its mass? Its mass is nearly equal to the mass of protons and the neutrons also resides in the nucleus with proton. So in this way we can calculate the mass, that atomic mass can be the mass of protons plus mass of neutrons, okay। So this is all about the discovery of neutrons। I hope आपको ये वीडियो काफी क्लियर हुआ होगा और ये टॉपिक भी काफी क्लियर रहा होगा। आगे के टॉपिक में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किस तरीके से कौन से एनर्जी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जा सकते हैं, और हम कुछ एटम्स के एग्जांपल्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।